तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रो देंगे तो लाइक एक फ्लो बन जाएगा आप लोग का। और जो मैं आपको थोड़ा फटाफट स्टोरी टाइप का बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको जो मैं बताऊंगा थोड़ा इट विल मेक सेंस ऑल्सो व्हेन यू विल स्टार्ट लाइक रट्टाफिकेशन करने का जब ज़रूरत आएगा, तो थिंग्स विल मेक सेंस। सो आई विल ट्राई टू क्रिएट द स्टोरी एंड जल्दी जल्दी बोलेंगे। ठीक है, तो जस्ट लिसन एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑब्वियसली आस्क मी। तो व्हाट इज़ पॉलिटी बेसिकली? तो पॉलिटिकली इज बेसिकली स्टडी ऑफ सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग बेसिक नेसेसिटीज टू दी पीपल। ठीक है, तो वो आपका होता है पॉलिटी। अब द फर्स्ट टॉपिक दैट आई विल बी टेकिंग इज व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है, यूनिटरी है कि फेडरल है। ठीक है, और कुछ कहते हैं कि यूनिटरी है विद फेडरल स्ट्रक्चर, तो इसको ऐसा बोलते हैं कि वो क्वाजी फेडरल है। और कुछ लोग बोलते हैं कि वो फेडरल है विद यूनिटरी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आपको मैं थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि केसी वगैरह करके थे, तो उन्होंने एक टर्म दिया था क्वाजी। क्वाजी का मतलब होता है कि अपियर्स टू बी बट एक्चुअली इट इज़ नॉट। ठीक है, अगर डिक्शनरी में भी देखोगे ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट इट इज़, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा दिया कि इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वाजी फेडरल है। ठीक है, तो लुक्स फेडरल विद यूनिटरी कैरेक्टरिस्टिक। इसके अलावा एक केस हुआ था, ठीक है, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज़ फेडरल। ठीक है, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 1994 में। उसमें ऐसा बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि फेडरल है। एंड एसआर बोमई का थोड़ा बता देता हूँ कि ही वाज सीएम ऑफ कर्नाटका बिफोर ही वाज आउस्टेड एंड प्रेसिडेंट रूल वाज इम्पोज्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये सीन था। तो फाइनली क्या है कि जस्ट 1 मिनट। या सॉरी, कॉल आ गया था। सो बेसिकली ये जो डिस्कशन है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस पर्टेन्स टू द डिबेट वेदर द नेचर इज यूनिटरी और फेडरल। सो देर आर वेरियस स्कॉलर्स दैट डिफर इन देयर व्यूज and some experts says that like there is one Appleby and Birch and Alexandrovich, they hold the view that it is truly federal। ठीक है, जबकि जो इंडियन कॉन्स्ट एक्सपर्ट है कुछ ऐसा लक्ष्मीकांत में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप अगर कभी वो पढ़ोगे, वैसे देयर इज नो नीड टू रीड अभी, अगर इसके लिए ही पढ़ रहे हो सिर्फ, तो उसमें त्रिपाठी करके उनका ऐसा एक व्यू है कि इट इज यूनिटरी विद स्ट्रॉन्ग फेडरल टेंडेंसीज। ठीक है, इसी तरह एक अमेरिकन एक्सपर्ट है प्रोफेसर वेरा, उनका ऐसा भी है कि क्वाजी फेडरल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में उन्होंने ऐसा बताया कि फेडरलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, दैट कैन नॉट बी टेकन अवे। ठीक है, ये डिबेट इसलिए शुरू हुआ था कि लाइक जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, याद रखिएगा। पता है आप लोग को, लाइक किसी को पता है पहले से कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है? एनीवन, किसी ने सुना हो? नहीं ना, तो याद रखना। ठीक है, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा, ऐसे फैक्ट्स आपसे पूछ सकता है हमेशा से। ये वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का। आप लोग नोट्स बना रहे हो कि मैं इस तरीके से लिखूं और फिर बाद में इसका पीडीएफ दूं? बोल सकते हो आप लोग, ज़्यादा लोग तो हैं भी नहीं। ठीक है, चलो थोड़ा मैं लिखूंगा तो फिर टाइम लगेगा, इसलिए मैं पूछ रहा था। चलो कोई नहीं, मैं आपको
इसको लिख के इसका पीडीएफ बना के फिर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे इंडिया में अगर पावर की बात करें तो देखिए, लेवल ऑफ गवर्नेंस इंडिया में 3 लेवल पे रहता है। एक लेजिस्लेटिव लेवल पे होता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव लेवल सेंटर में होता है, ठीक है, और लेजिस्लेटिव जो है वो स्टेट में होता है, ठीक है। तो वो अपने लॉज बनाते हैं, वो सेंटर वाले और स्टेट वाले अपने लॉज बनाते हैं। तो देखो यहाँ पर डिवीज़न है पावर का, ठीक है। तो पावर्स जो है वो डिवाइड हुई हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव सेंटर का और लेजिस्लेटिव स्टेट में। लेजिस्लेचर जहाँ पे लॉज बनते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में। फिर आता है आपका दूसरा एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव भी देखिए सेपरेशन है दोनों में। तो एग्जीक्यूटिव जो है वो सेंटर पे भी होगा और एग्जीक्यूटिव जो है वो स्टेट पे भी होगा। लेकिन जब जुडिशरी की बात आती है तो जुडिशरी जो है वो यूनिफाइड है। ऐसा कुछ नहीं है कि सेंटर की अलग जुडिशरी है और स्टेट की अलग है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली बॉस है, लेकिन जो जुडिशरी है वो यूनिफाइड है। ऐसा कोई डिवीज़न नहीं है दोनों के बीच में। कोई केस होता है लोअर कोर्ट में अपील किया, फिर बाद में उसको हायर कोर्ट में अपील करते हैं, इस तरीके से, ठीक है। फिर देखिए आपसे एग्ज़ाम में और क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि जो डिवीज़न ऑफ पावर्स हैं वो कौन से शेड्यूल में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 7th शेड्यूल में है, ठीक है। और 7th शेड्यूल में आपको मिलेगा यूनियन लिस्ट, ठीक है। यह मैं थोड़ा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहा हूँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए, ठीक है। आपको मिलेगा स्टेट लिस्ट, ठीक है, और आपको मिलेगा कंकरेंट लिस्ट। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि यूनियन लिस्ट में कौन लॉ बना सकता है। तो यूनियन लिस्ट में केवल सेंटर गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, ठीक है, केवल सेंटर गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में केवल स्टेट लिस्ट के पास पावर है लॉ बनाने के लिए, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही लॉ बना सकते हैं, ठीक है। सेंटर भी बना सकती है और स्टेट भी लॉ बना सकती है, ठीक है। इतना समझा, इतना समझा बेसिक्स। ठीक है, कुछ नहीं समझे तो पूछ देना यार, हाँ, ठीक है। और ठीक है, इसके अलावा चलिए आपको बताना शुरू करता हूँ, प्रीएम्बल से बताना शुरू करता हूँ आपको, ठीक है। आज आपका प्रीएम्बल से स्टार्ट करता हूँ। तो थोड़ा सा आपको ब्रीफ देता हूँ कि प्रीएम्बल है क्या बेसिकली, और क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, व्हाट क्वेश्चन दे कैन आस्क इन द एग्जाम दैट आई विल आल्सो ट्राई टू फिगर आउट। सो बेसिकली देखिए हर बुक का एक कवर पेज होता है इंट्रोडक्शन, प्रीएम्बल भी वही है, इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड इट इज़ बेसिकली द समरी ऑफ द होल कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली क्या कहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू कॉन्स्टिट्यूट इट्स सिटीजन्स, ऐसे करके रहता है। वो मैं भी पूरा बताऊंगा आप लोग को, क्योंकि कभी कभी मीनिंग भी पूछ देता है उसमें, ठीक है। तो इंडियन जो प्रीएम्बल है वो किस पे बेस्ड है, वो बेस्ड है ऑन द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ध्यान रखिएगा ये किस पे बेस्ड है, ये बेस्ड है ऑन दी चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा यूनाइटेड नेशन। और जो ये चार्टर पर बेस्ड है वो खुद बेस्ड है प्रीएम्बल ऑफ यूएसए पे, ठीक है। जो यूएन चार्टर है वो प्रीएम्बल ऑफ यूएसए पे बेस्ड है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये हमेशा पूछता है कि प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं है। हमेशा आपसे पूछ सकता है कि इज प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। किसी को आइडिया है
कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं है? एनीवन? एनीवन प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का कि नहीं है, किसी को आइडिया? आई थिंक है, कॉज सबसे पहले वही आता है। ओके, चलो कोई नहीं, देखते हैं। देखो ट्रेडिशनली क्या था, एक मिनट, एक, ओके। तिशा, अभी हम लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है, तो प्रियम्बल की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है? तो प्रियम्बल की बात कर रहे थे कि इज प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो दिस कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। तो ट्रेडिशनली क्या था, प्रियम्बल वाज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो इसके तीन बेसिकली रीजंस थे कि ड्रॉपिंग द प्रियम्बल डज नॉट अफेक्ट इट्स लीगल वैलिडिटी एंड इट इज़ नॉट जस्टिसिएबल एंड प्रियम्बल डज नॉट कन्फर एनी पावर टू द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, ठीक है? फिर एक केस हुआ, ठीक है, री बेरुवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक केस हुआ था। और उसके बाद एक केस हुआ था, एक मॉडर्न लीगल व्यू लिया गया था इसी पे, प्रियम्बल पे, और उसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि किस केस में ये बोला गया था कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ध्यान रखिएगा। नोट्स भी आप लोग बनाते रहिए अपने हिसाब से, ठीक है? ये तो मैं दे ही दूंगा पीडीएफ आपको। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 1973 में ये केस हुआ था, ठीक है? 1973 सचिन तेंदुलकर का बर्थडे ईयर है, तो इससे हो सकता है आपको याद रह जाए। फिर आप लोग को ध्यान रखना है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें 3 वर्ड इनकॉर्पोरेट किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है? ये 3 वर्ड इनकॉर्पोरेट किए गए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है? अब मैं आपको ना, जैसे आपने प्रियम्बल देखा कभी? 6 क्लास से बुक में पहला पेज प्रियम्बल का ही रहता है हर जगह। कभी देखा प्रियम्बल कि सीधे चैप्टर 1 पे आ गए थे? कभी किसी ने देखा हो? कभी पढ़ा है प्रियम्बल? चलिए बढ़िया। अच्छा, चलो ठीक है, बात करते हैं कीवर्ड्स की प्रियम्बल के, ठीक है? तो ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपको इम्पोर्टेंट बता दिया, अब थोड़ा सा कीवर्ड की बात कर लेते हैं। अच्छा, उसमें 2 चीज़ें होती हैं प्रियम्बल में, ठीक है? एक आइडियल्स होते हैं और एक एस्पिरेशंस होती हैं, ठीक है? जो आइडियल्स होते हैं वो होते हैं सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, और जो एस्पिरेशंस होती हैं वो होती हैं जस्टिस, और दूसरा होता है शायद, हाँ, दूसरा लिबर्टी होता है, और तीसरा होता है इक्वालिटी, ठीक है? तो जो आइडियल्स होते हैं, जिसमें पहला आता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब पता है किसी को? आई थिंक जो हर रिलीजन को मानता है, ऐसा कुछ। सोवरेन वो होता है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो शायद। ओके ओके, ठीक है, नाइस ट्राई। वो सेकुलर होता है, ठीक है? जो रिलीजन की बात करते हैं, सोवरेन का मतलब क्या होता है? देखिए, सोवरेन का मतलब होता है हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है? हाईएस्ट अथॉरिटी का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट शुड बी इंडिपेंडेंट इन टेकिंग इट्स डिसीजन विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो ये सोवरेन का मतलब, आप ध्यान रखो, हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है? मतलब क्या हुआ कि वो किसी की डोमेनियन नहीं है, ठीक है? और ना ही किसी पे डिपेंडेंट है, किसी फॉरेन स्टेट पे अपने डिसीजन लेने के लिए। मतलब उसके ऊपर कोई भी नहीं है, वो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो इंडिया क्या है? इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, ठीक है? वो हाईएस्ट अथॉरिटी है। इंडिया के डिसीजन किसी पर डिपेंडेंट होते हैं? नहीं होते, वो खुद अपने डिसीजन से लेती है, ठीक है? समझा मेरी बात को? अभी समझा सोवरेन का मतलब? जी। हाँ, ठीक है, ठीक है, फटाफट रिप्लाई देते रहो, ठीक है? अभी मैं ऑफिस ख़त्म करके बस आप लोग को
पढ़ाने ही बैठा हूँ, ठीक है, अभी खाना भी नहीं खाया मैंने, तो बस फटाक से आप लोग सुनते रहो और कुछ भी डाउट हो बढ़िया से पूछो, ठीक है, एकदम अच्छे से करो, मैं भी पूरा ट्राई करता हूँ आप लोग के साथ में। फिर दूसरा आइडियल्स होता है, प्रियम्बल देखते रहना, ठीक है। सोशलिस्ट, तो ये सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ये आया यूएसएसआर से। ये आपसे पूछ सकता है कि सोशलिस्ट कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से सोशलिस्ट लिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि स्टेट शैल हैव ऑल दी कंट्रोल, उसमें कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी और कम्युनिस्टिक सोशलिज्म वाला चीज़ नहीं है, ठीक है। जैसे इंडिया वाज लाइक दिस टिल 1990, ठीक है। और पहले क्या थे, इंडिया जो थी वो इन्फ्लुएंस थी यूएसएसआर से बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन 1990 के बाद से क्या हुआ कि हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि दिस इज़ नॉट अ फास्ट वे टू ग्रो, ठीक है। अभी सब कुछ हम लोग क्या कहते हैं वो कर देंगे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होंगे, सब कुछ स्टेट के अंदर कर देंगे तो ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या फॉलो किया? हम लोगों ने फॉलो किया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है, यानी कि प्राइवेट भी होगा एंड पब्लिक भी होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, वी वांट टू अचीव द बेनिफिट ऑफ सोशलिज्म एंड फॉर अस इट वाज अ पैटर्न ऑफ सोसाइटी नॉट द कैरेक्टर ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये चीज़ था, हम लोगों ने ये यूएसएसआर से लिया था सोशलिस्ट वर्ड। फिर उसके बाद देखिए तीसरा वर्ड है सेक्युलर। सेक्युलर अभी किसी ने बोला था, किसने बोला था? साक्षी, तिशा आपने बोला था, रिलीजन से लेकर के, ठीक है। तो हाँ मैम। हाँ, तो देखिए सेकुलर में क्या रहता है, देखिए सेकुलरिज्म ऑफ द गांधी जी क्या कहते हैं? गांधी जी कहते थे कि रिलीजन इज़ अ वे ऑफ लाइफ इन इंडिया एंड इवन रिलीजन इज इन पॉलिटिक्स एंड कैन नॉट टेक अवे। तो स्टेट जो है वो रिलीजन को सेपरेट जो है नहीं कर सकती अपने आप से। फिर इसमें यही था कि इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द रिलीजन, ठीक है, सर्वधर्म समभाव की भावना, बिल्कुल। स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती बिटवीन डिफरेंट रिलीजन। तो देखिए आप एक तरीके से देखो आइडियल्स कितने अच्छे हैं प्रियम्बल के, और वो पूरा डिफाइन करते हैं समरी कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर चौथा आइडियल आता है इसमें डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब पता है किसी को? डेमोक्रेसी, यार नोट्स बनाते रहना हाँ आप लोग, नहीं तो फिर चलेगा ना, बनाते रहोगे ना, मैं जो बोलता रहूँगा वो लिखते रहना यार। हाँ ऐसे मैं लिखता हूँ ना तो टाइम थोड़ा वेस्ट होता है और फिर फ्लो टूटता है बोलने में। इज इट ओके? Yes, sir. Actually, we are writing. Yes. ओके ओके यार, कोई एक लोग लिख के यार पीडीएफ बना के डाल देना यार, है ना, कोई भी एक लोग डाल देना यार। सब लोग साथ में पढ़ो, आराम से चिल करो, इतना लोड नहीं लेना है, ठीक है। फिर चौथा था डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ द पीपल। तो दो तरीके की डेमोक्रेसी होती है, एक होती है डायरेक्ट और एक थी इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पर है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है स्विट्जरलैंड में, ठीक है। वहाँ पे रिफरेंडम होते हैं और पार्लियामेंट लोगों से पूछती है कि वोट करो, ये लॉ चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट लोगों से पूछती है। और इनडायरेक्ट कहाँ पे है? हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो गया तो आई विल अपलोड दिस ऑन यूट्यूब, ठीक है, चैनल पे अपलोड कर दूंगा अपने। तो हाँ मैं कहाँ था, हाँ मैं पूछ रहा था कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी किधर है? एनी आइडिया? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में है। इनडायरेक्ट कैसे है? देखिए सब थॉट प्रोसेस है, सब आपको कनेक्ट करना है। अभी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट करते हैं जो लॉज बनाते हैं, करते हैं ना, सब लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं एंड देन दे मेक द लॉज फॉर अस। ओके, सो दिस इज द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमो मतलब पीपल एंड क्रेसी मतलब रूल, यानी कि रूल ऑफ द पीपल, वेरी सिंपल। देन लास्ट आता है आइडल्स में रिपब्लिक, ठीक है। तो रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल अनलाइक मोनार्की, ठीक है। ऐसा नहीं है, मोनार्की की तरह नहीं होता। हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करते हैं और वो हमारे ऑन बिहाफ इनडायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं हेड ऑफ द स्टेट को। तो हेड ऑफ द स्टेट हमारा प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आइडल्स। अब एस्पिरेशंस क्या होते हैं? तो एस्पिरेशंस में देखिए क्या रहता है, जस्टिस में आपको देखिए एक्रोनिम याद रखिए, सैप, SEP सैप। तो जस्टिस में आपसे पूछ सकता है अंदर क्या क्या हो सकते हैं, तो जस्टिस में
एक्रोनिम याद रखिए सेप, एक्सप्लेन मैं तीनों कर दूंगा। एस है आपका सोशल, ई है आपका इकोनॉमिक, और पी है पॉलिटिकल। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो सोशल क्या होता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी बेस्ड ऑन सोसाइटल फैक्टर्स। ठीक है, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए सोसाइटल फैक्टर्स को लेकर के। तो व्हाट आर दी सोसाइटल फैक्टर्स? दे आर कास्ट, रेस। ठीक है, तो ये आपके हो गए सोसाइटल फैक्टर्स। देन कम्स दी इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है? नो डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी बेस्ड ऑन रिच पुअर। ठीक है, उनके उनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, जो स्टेट है वो कभी नहीं करेगा। ठीक है, फिर पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? नो डिस्क्रिमिनेशन इन पॉलिटिकल लाइफ, मतलब एवरीवन शुड हैव द राइट टू वोट, कंटेस्ट इलेक्शन। सो दिस इज दी पॉलिटिकल जस्टिस। तो तीन तरीके की जस्टिस हो गए, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। फिर आपका जो सोशल जस्टिस होता है और इकोनॉमिक जस्टिस होता है, ये दोनों मिलाकर के, मैं फास्ट तो नहीं जा रहा, आई एम गोइंग टू फास्ट, कैन समवन चेक इज इट टू फास्ट और आई शुड स्लो डाउन अ बिट? ठीक है। ठीक है, प्रत्युष, राम, तिशा, ठीक है सर। एवरीवन फाइन? ओके, सो जस्ट रिमाइंड मी if I am going too fast then I will be a bit slow. Okay, all right. So social justice प्लस इकोनॉमिक जस्टिस, ये मिलके आपका बनाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, ऑल राइट। फिर देखिए फिर आपका आता है लिबर्टी। तो लिबर्टी किस चीज़ की? ठीक है, लिबर्टी किस चीज़ की? इसको मैं ऐसे याद रखता हूँ, TEB टैब फॉर लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, तो थॉट क्या होता है? देखिए मैं आपको सब बहुत इजी में मैं सब कुछ बता रहा हूँ, तो आप जब पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, कभी चीज़ें पता नहीं होती हैं तो फिर पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता। एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थॉट क्या होते हैं? थॉट हमारा इंटरनल बिहेवियर और आइडिया होता है। ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होता है? जो हम थॉट को बोलते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो हमारा होता है एक्सप्रेशन। बिलीफ और फेथ में किसी को पता है डिफरेंस क्या होता है? बिलीफ एंड फेथ। एनीवन? किसी को भी आइडिया बिलीफ और फेथ में क्या डिफरेंस है? I think belief is supposed to be backed by a lot of data and statistics results or something. But faith can be independent from all of this also. ओके, और कोई? एनीवन? फेथ इज पेशेंस एंड बिलीफ आई ट्रस्ट गॉड। ओके, ठीक है। देखिए क्या होता है, बिलीफ क्या होता है? बिलीफ आपका कोई ओपिनियन है, ठीक है, या आपका कोई जजमेंट है, जिससे कोई भी पर्सन है वो पूरी तरीके से परसुएड हो जा रहा है उसकी तरफ। कोई ओपिनियन ऐसा कुछ बना और उसकी तरफ से पूरा परसुएड हो गया उस पर कि अच्छा ऐसा है, मान लिया उसको, जजमेंट को उसके, तो वो है बिलीफ। और फेथ क्या है? फेथ तब बनता है जब बिलीफ प्लस एक्शन प्लस कॉन्फिडेंस, या फिर ट्रस्ट बोल सकते हैं उसको। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो ये आपका हो जाता है फेथ। तो जैसे बोलते हैं ना, आई बिलीव दैट गवर्नमेंट एग्जिस्ट, ठीक है ना, ऐसा बिलीफ है कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, बट आई डोंट हैव फेथ इन गवर्नमेंट। ठीक है, मेरा फेथ नहीं गवर्नमेंट में,
बट आई बिलीव, ऐसा मेरा बिलीफ है, मेरा बिलीव है कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है कोई, ठीक है। देन लास्ट आता है वर्शिप। तो वर्शिप आपका होता है रिलीजियस डिवोशन टूवर्ड्स अ डेटी और गॉड, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें हो गई। फिर तीसरा लिबर्टी के बाद आता है आपका इक्वालिटी, ठीक है। लिबर्टी के बाद आपका आता है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी किस चीज़ की? स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की, ठीक है। ये आपका आता है इक्वालिटी में। फिर लास्ट आता है आइडल्स में फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी की बात करें तो ये होता है ब्रदरहुड, ठीक है। तो जैसे आपका सिंगल सिटीजनशिप हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गए, ठीक है। तो ये आपको एक तरीके से फील कराती है साइकोलॉजिकल यूनिटी की, ठीक है। तो ये आपका होता है फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। और कहाँ पे ये लोग आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? ये कर सकते हो, आपका सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, और जब आप आर्टिकल 1 पढ़ोगे कि स्टेट कैन नॉट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम यूनियन, तो आपको एक साइकोलॉजिकल यूनिटी की फील आती है। तो ये था आपका पूरा प्रीएम्बल के बारे में। बाकी मैं देखता हूँ और कुछ फैक्ट्स। ये तो अभी समझ में आया प्रीएम्बल? ऐसे समझा था क्या कभी प्रीएम्बल पहले? हम्म, जी समझ आ गए। समझा ना अभी? जी कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ लग रहा कि ऐसा होना चाहिए, या और थोड़ा फैक्चुअल बताएं साथ? ठीक है। तो प्रियम्बल में आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मैंने अमेंडमेंट बताए थे वो याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रियम्बल इज़ दी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे स्टेटमेंट में पूछ सकता है ये, बट इट इज़ नॉट। आपको लगेगा कि भाई पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है तो कोड भी में भी एनफोर्सिएबल होगा, तो ध्यान रखिएगा कि इट इज़ नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। समझा ना इतना? ओके, ऑलराइट। फिर इसके बाद ये तो हो गया प्रियम्बल आपका पूरा। कोई डाउट है प्रियम्बल में? एनी डाउट? नो सर। ठीक है। अब देखते हैं पार्ट 1। पार्ट 1 आपका आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो इसमें आप लोग का एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। आप लोग जितनी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं, एटलीस्ट यूनियन टेरिटरीज ध्यान रखिएगा सारी, ठीक है। कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? यूनियन टेरिटरीज कितनी है? या सॉरी, सो मैं आपसे पूछ रहा था कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? सेक्शन ओवर समझा नहीं मैं, तिशा।
प्रियम्बल मैंने अभी ख़त्म किया है, तो अभी मैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में था, तो उसका मैं आपको आइडिया दे रहा था। अरे इतना तो पता होगा भाई, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 है सर। अरे तो 4-5 बार मेरे को क्यों बुलवा रहे हो? 8 कौन कौन सी है? ऑफिस में हो रहा है क्या? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है? एग्ज़ाम में पूछ सकता है आपसे, ठीक है? मतलब चलिए, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो आप लोग, कोई नहीं। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है? इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद देखिए, आपको बेसिक्स पार्ट 1 में बता देता हूँ। आर्टिकल 1 क्या कहता है, ठीक है? शुरू फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तक थोड़े आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है? और बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ के जितने भी हैं आप लोग को सब याद रखने हैं क्या क्या चीज़ें हैं, बिकॉज ये पूछ देता है कि इसमें से फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन सी हैं, या फिर आपसे पूछ देगा कि इसमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से हैं। तो वो मैं आप लोग को याद करवा दूंगा सारे, ठीक है? तो उसका आप लोग लोड मत लेना। तो देखिए, आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है कि जो इंडिया, डेट इज़ भारत, शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है? और जो वर्ड यूनियन है उसका दो मतलब होता है, ठीक है? कि इंडिया जो है इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ द स्टेट्स कमिंग टुगेदर टू क्रिएट अ फेडरेशन, ठीक है? इंडिया जो है वो रिजल्ट नहीं है स्टेट्स का कि वो आपस में आ रही हैं और एक फेडरेशन क्रिएट कर रही हैं। तो स्टेट के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो अपने आप को अलग कर सकती है, ठीक है? तो इसका मतलब यही हुआ, पहला जो आर्टिकल है कि इंडिया डेट इज़ भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि वो अपने आप को सिसीड कर ले, मतलब अलग कर ले। और जो टर्म यूनियन है वो इंक्लूड करता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछता है एग्जाम में डेट इट आस्क कि यूनियन का मतलब क्या होता है, तो यूनियन में ओनली स्टेट्स आती हैं, नॉट यूनियन टेरिटरीज, ठीक है? और जब बात हम लोग करते हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया की, देन इन टेरिटरी ऑफ इंडिया वी हैव बोथ यूनियन एंड स्टेट्स, बट जब यूनियन की बात करेंगे तो उसमें केवल स्टेट्स आएगा, ठीक है? फिर आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ठीक है? तो इसमें देखिए दो टर्म है, एक है एडमिशन और दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट। तो एडमिट का मतलब देखिए क्या होता है कि जो दिल्ली है, एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, एग्जाम्पल लेके आपको समझेगा। तो एडमिट का मतलब क्या होता है कि दिल्ली इज मेड स्टेट फ्रॉम यूनियन टेरिटरी, अगर बनाना है उसको, ठीक है? तो वो पहले क्या थी, पहले पार्ट नहीं थी यूनियन का, लेकिन अगर उसका एडमिशन हो जाए उसमें स्टेट में, तो यानी कि वो अपग्रेड हो गया है, तो एडमिशन किया जा रहा है यूनियन में, ठीक है? तो ये आपका मतलब होता है एडमिट का। और इस्टेब्लिश का मतलब क्या होता है, जैसे तेलंगाना को स्टेट बनाया गया था, ठीक है? और ये पहले से एग्जिस्ट कर रही थी स्टेट को, लेकिन अभी न्यू आइडेंटिटी उसकी इस्टेब्लिश की गई है, तो ये होता है इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है? समझा? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। तो ये था आपका आर्टिकल 2। फिर आर्टिकल 3 आपका देखिए क्या कहता है, आर्टिकल 3 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो पावर कन्फर करता है पार्लियामेंट पर कि वो नए स्टेट बना सकता है, या उनकी एरिया को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, नेम चेंज कर सकता है, ठीक है? किसी भी स्टेट के एक स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो करके, ठीक है? और इसके लिए एक प्रॉपर बिल पास होता है, ठीक है? मैं इतना डीप में नहीं जा रहा, नहीं तो आपको फिर उतना रेलेवेंट नहीं है आपके लिए। तो ये आपका पार्ट 1 आता है, ये 3 आर्टिकल हैं, तो ये आपके पार्ट 1 में आते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अलावा अगर कुछ फैक्ट्स अगर आपको बताने हैं, ठीक है? चलिए ये कर लिया, इसके अलावा आपको और प्रिपरेशन थोड़ा सा करा देता हूँ, ठीक है? ऐसे थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी डेली कराता जाऊँगा, और थोड़ा सा आपको डिटेल्स में पता जाऊँगा। देखिए, शेड्यूल ऑफ हिस्ट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है,
इनको याद रखिएगा। तो आपसे पूछ सकता है जैसे कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो फर्स्ट शेड्यूल में है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, लिख लीजिएगा। फिर जो इम्पोर्टेंट है वो सारे बता दे रहा हूँ। आपसे पूछ सकता है थर्ड शेड्यूल में क्या है, थर्ड शेड्यूल में है ओथ एंड एफर्मेशंस, ठीक है। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल जो आप है वो किससे डील करता है, शेड्यूल एरियाज से, ठीक है। सिक्स्थ वाला जो है वो ट्राइबल एरियाज, नॉर्थ ईस्ट के स्पेसिफिकली, ठीक है, स्पेसिफिकली ट्राइबल एरियाज नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और सेवन्थ शेड्यूल मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कौन से शेड्यूल में है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेवन्थ शेड्यूल में है, और बताया था मैंने वो यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, ठीक है। एट्थ शेड्यूल में ध्यान रखिएगा लैंग्वेजेस होती हैं, 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा टेंथ शेड्यूल बहुत पूछता है एंटी डिफेक्शन लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। इसके अलावा 11th शेड्यूल है, ध्यान रखिएगा, इसमें पंचायत से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा पंचायत से रिलेटेड अगर बात कर रहा है तो वो आता है 11th शेड्यूल से। और 12th शेड्यूल आपका आता है म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड, ठीक है। मैं सारे आपको इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। पंचायत जो आया था आपसे पूछ सकता है कि कौन सा अमेंडमेंट से आया था, वेरी इंपॉर्टेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत आपका आया था, ठीक है। समझ रहा है कुछ आप लोग को? अभी इतना ही रखेंगे आज के लिए, हैवी हो रहा है। क्या बोलते हो प्रत्युष, राम? सर ये शेड्यूल्स में लाइक यू हैव मेंशन्ड अबाउट दिस, लाइक फर्स्ट में यूनियन टेरिटरी, थर्ड में ये, तो वी जस्ट नीड टू नो अबाउट ओनली दीज वर्ड्स, राइट? कि फर्स्ट में यूनियन टेरिटरी है उतनी सीधे पूछेगा आपसे, सीधे पूछेगा। जैसे मान लो 395 आर्टिकल है और उसको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ऑलमोस्ट 395 400 कुछ ऐसे ही होंगे, उनको 22 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे मैं तुमको आज पार्ट 1 बताया ना, पार्ट 1 में 3 आर्टिकल है, ऐसे 22 पार्ट है और ये 8 शेड्यूल है, ठीक है। तो जैसे आर्टिकल अंदर पढ़ोगे ना, तो आर्टिकल जब पढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा रिफर करेगा कि इसका और जो ब्रीफ दिया हुआ है वो आपको 7th शेड्यूल में मिलेगा, समझे? ओके। हाँ, जैसे मैं तुमको उस वक्त बता रहा था ना कि क्या कहते हैं, जब तुम आर्टिकल 249 ये सब पढ़ोगे तो उसमें ऐसा होगा कि स्टेट जो है वो पावर दे सकता है सेंटर को, ये स्टेट लिस्ट में पावर बनाने के लिए, ये लॉज बनाने के लिए, ठीक है। तो वो किस सब्जेक्ट पे बना सकता है लॉज, तो वो लॉज बोलेगा कि 7th शेड्यूल में देखो जाकर के, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दिया होगा कि यूनियन कौन से सब्जेक्ट पे लॉ बना सकता है, स्टेट कौन से सब्जेक्ट पे बना सकता है, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे कि केवल दोनों लोग बना सकते हैं लॉ। जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर जो है स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं तो ये कहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है, ये दी हुई है 7th शेड्यूल में,
तो आपसे पूछ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कौन से शेड्यूल में है, तो ध्यान रखना कि 7th शेड्यूल में है। ऐसे ही पूछ देगा कि एलोकेशन ऑफ राज्यसभा की सीट्स का किस में दिया हुआ है, तो बताना पड़ेगा 4th शेड्यूल में। एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत पूछता है यार, मतलब किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लेता है 10th शेड्यूल में, ठीक है। पंचायत पूछ सकता है कि कौन से अमेंडमेंट से आया है, तो ध्यान रखना 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया है। कहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में, मतलब सब्जेक्ट्स कहाँ दिए हुए हैं, तो 11th शेड्यूल में दिए हुए हैं। और साथ में ही उसके 74 से आया था म्यूनिसिपैलिटीज़ का कॉन्सेप्ट, वो कहाँ है, 12th शेड्यूल में है। सारे उसमें थोड़ा डिटेल दिए रहते हैं पूरा, ओके ओके सर, समझे। यस सर, अभी ठीक है। क्लियर है आज जितना बताया? हाँ जी। इतना ही रखें फिर आज। अभी फर्स्ट क्लास था, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर लॉन्ग वीकेंड में तो ट्राई करेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन, सुबह शाम दोनों टाइम क्लासेस लें। जी जी बिल्कुल। ठीक है चलो फिर इतना ही रखते हैं आज। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछना फिर, हाँ। जी, इसका आप ये पीडीएफ चैट में भेज देंगे? ठीक है, मैं दे दूंगा पीडीएफ। मुझे लगता है मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप भी की होंगी, पर मैं दे दूंगा, जितना है उतना दे दूंगा। ठीक है। ठीक है।